लेट अस प्रैक्टिस सम फ्यू न्यूमेरिकल ऑन केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने अभी कराए हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, उनका अगेन एक मिक्स्ड बैग है इन दिस वीडियो आल्सो। सो मैंने एक ऐसा वीडियो जो कराया था, दैट वाज पार्ट 9 दैट इंक्लूडेड सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। सो अभी कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट रह गया है रिगार्डिंग वॉट एवर वी हैव डन इन केमिकल काइनेटिक्स, वो भी क्लियर हो जाए। सो और प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the following data were obtained at 300 Kelvin for the reaction 2a plus b gives you c plus d। 4 बार एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी वेरियस टाइम चेंज करके एंड देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी डिटरमिन किया है। एंड हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर given as 0.5 and 0.3 moles per liter respectively। अब अगेन ये जो वीडियो है इसमें हम लेंगे इनिशियल रेट लॉ मेथड पे न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ पीरियड पे न्यूमेरिकल। सो कुछ जो पहले वीडियोस में करते हैं वैसे ही कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये जो होगा ये है बेस्ड ऑन इनिशियल रेट लॉ मेथड, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस करवाए हैं। अब दे हैव गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन व्हाई, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कैसे लिखा जाता है, डी डी बाय डी टी, राइट, ऐसे लिखा जाता है। और अगर मुझे लिखना हो सपोज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हमें गिवन है 2a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, अगर मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इन टर्म्स ऑफ डी, तो मैं कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन, सी वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी ऑफ दीज, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। लेकिन क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया है, सो हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी लिखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ डी इट विल बी इक्वल टू डी डी बाय डी टी। सो बेसिकली ये दोनों चीजें सेम है, मतलब वेदर यू राइट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी या रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज सेम इन टर्म्स ऑफ डी। दैट्स वाई यहाँ पे हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन लेके अपना न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, जैसे हम पहले करते आए हैं। हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यानी कि बेसिकली हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें लिखना हो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो हम क्या लिखते हैं, rate of reaction we write according to rate law it will be rate is equal to k into concentration of a raised to some coefficient, जो मैं अल्फा मान लेती हूँ कि जो हमारा रेट है वो अल्फा मोल्स ऑफ ए पे डिपेंड करता है। एंड इन टर्म्स ऑफ एंड बी की बात करें तो बी के बीटा मोल्स पे डिपेंड करता है, ऐसे ही हम लिखते हैं। मतलब अल्फा एंड बीटा आर व्हाट, अल्फा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे ही करते हैं। और एक बात इसमें, मैं इसमें जो न्यूमेरिकल कराऊंगी इनिशियल रेट लॉ मेथड पे, आई टुक अप 2 मेथड्स इन माय प्रीवियस वीडियोस, मैंने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन किए थे। एक था जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है एंड देन हम उससे पता लगाते हैं कि अगर ट्वाइस हो रही है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या 4 टाइम्स हो रहा है, एंड देन हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालते हैं। एक मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट इनको ऐसे ही लेके अल्फा एंड बीटा लेके देन रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करके। सो दिस टाइम मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा जो है जो न्यूमेरिकल है इस टाइप के, वो मैं सेकंड मेथड से करा सकूं, क्योंकि यू नो सम स्टूडेंट्स आई हैव फाउंड दे फाइंड दिस वन इजी जो मैं अब ले रही हूँ, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको जो मैंने प्रीवियस मेथड लिया था वो इजी लगता है। मैंने प्रीवियस मेथड पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं प्रीवियस वे से, सो नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग अप द सेकंड मेथड इन दिस। सो सेकंड मेथड क्या होता है कि सपोज दिस इज R1, ठीक है, ये है हमारा रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ डी, ये है R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। मतलब बेसिकली जो ये है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 ए एंड बी की, तो रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, ये R2 है, ये R3 एंड लाइक दिस है ना, सो ऑन। तो अब मैं अगर बात करूं, अगर अल्फा एंड बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, देन R1 क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू K इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी फर्स्ट वाली है दैट इज 0.1 एंड बी की क्या है 0.1, 0.1 रेज टू पावर अल्फा एंड बी की भी यही है 0.1 रेज टू पावर बीटा। एंड R1 की वैल्यू मुझे पता है गिवन है, तो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। देन R2 लिखना हो तो K इनटू, अब मैं क्या लिख रही हूँ, रेट लॉ लिख रही हूँ। सो 0.3 है इसकी 0.2, सो 0.3 raised to power alpha and 0.2 raised to power beta। and first of all concentration लिख रही हूँ तो मुझे ये वाली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। I can use simple bracket, स्क्वायर ब्रैकेट की सॉरी जरूरत, ओके 1 सेकेंड, यस नहीं है, ठीक है। एंड देन R3 विल बी K इंटू थर्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या है दोनों की 0.3 एंड 0.4, सो 0.3 raised to power alpha and 0.4 raised to power beta, and R4 है K इंटू क्या है 0.4 एंड 0.1, so 0.4 raised to power alpha and 0.1 raised to power beta। बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालना, ठीक है। अब R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू इज इक्वल टू, ये गिवन है यहाँ पे 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3। जस्ट अ सेकेंड, यस। एंड R2 की वैल्यू क्या है, पीछे से देखेंगे तो ये है 5.4, ओके 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। R3 की वैल्यू है 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर -1 एंड R4 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये मैंने यहाँ से लिखी है, ये सारी वैल्यूज मेरे पास रिटर्न है तो मैंने वहां से कॉपी की है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वैल्यूज लिख ली है, ठीक है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, दिस सपोज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं किसी तरह से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लूं। जब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें किस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, हमें ऐसा ट्राई करना होता है कि जहां ऐसा हो कि एटलीस्ट दो सिमिलर वैल्यूज आ जाए किसी की। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे देखिए अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लिखती हूँ और डिवाइड करती हूँ, यहाँ 0.3 और 0.3 अल्फा है, तो यहां से जब मैं डिवाइड करूंगी तो अल्फा वाला जो हमारा जो पोर्शन है वो कट जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद बीटा वाली थिंग। तो मेरा ट्राई ये होना चाहिए कि मैं इस तरह से करूं डिवाइड इक्वेशंस को कि एटलीस्ट एक या अल्फा या बीटा की टर्म्स कट जाए। इन द सेम वे अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करती हूँ तो इन दिस केस 0.1 रेज टू पावर बीटा एंड 0.1 रेज टू पावर बीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद अल्फा वाली थिंग, ठीक है। सो क्या करेंगे, डिवाइड सेकेंड बाय थर्ड, ठीक है। मेरा टारगेट था जो वो यहाँ से अचीव हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी k इंटू 0.3 रेज टू पावर अल्फा, 0.2 रेज टू पावर बीटा अपॉन k इंटू 0.3 रेज टू पावर अल्फा एंड 0.4 रेज टू पावर बीटा। एंड साथ में राइट साइड भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 2.16 into 10 raised to power -1। यहाँ से दिस थिंग गेट्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा 0.2 बाय 0.4 तो जाएगा ये 1/2 एंड पूरे की पावर बीटा। एंड दिस थिंग व्हेन कैंसल आउट, ये जब आप कैंसिल करेंगे ये भी आपका हो जाएगा, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाएगा 1/4 एंड 1/4 इज व्हाट, 1/4 इज 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, बीटा निकाल लिया। अब हम फर्स्ट एंड फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय इक्वेशन 4, सो फर्स्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा k इंटू 0.1 रेज टू पावर अल्फा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे
ये आ जाएगा k इंटू 0.1 रेज टू पावर अल्फा ओवर k इंटू 0.4 रेज टू पावर अल्फा इंटू बीटा क्या था, बीटा था 0.1 रेज टू पावर, मीन सेकंड वाला क्या था 0.1 रेज टू पावर बीटा दोनों के केस में, एंड राइट साइड पे था 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ओके जस्ट अ सेकेंड, -3 अपॉन 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, ये तो कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये उसमें नहीं आ रही, मतलब एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं आ रहा, तो थोड़ा फ्रैक्शन में आई थिंक आ रही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल लीव दिस वे, मैं ये नहीं करती, मैं क्या कर रही हूँ, ओके आई विल सी क्या आ रही है, एक बार मैं डिवाइड करके चेक करती हूँ फिर से, ये ठीक है, आई थिंक ये आ जाएगी, यस दिस इज करेक्ट, ये 0.25 ही आएगी, ठीक है। पहले मैं इधर देख लेती हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया के से के, ये आ गया 1/4 रेज टू पावर अल्फा, ये आ जाएगी 0.25, 0.25 डिवाइड हो गए, तो 0.25 इज व्हाट, दिस इज 1/4, तो 1/4 रेज टू पावर अल्फा ठीक आ रही है। आई थॉट कि ये शायद मतलब ऐसी आएगी जो इससे हमें अल्फा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब लॉग लेना पड़ेगा, बट नो, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 बाय 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2 1/4 ही बनता है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अल्फा क्या आ गया मेरा 1 आ गया अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो दैट मीन्स मेरे रेट लॉ क्या बन गया, रेट लॉ बिकम्स रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 अल्फा बनाया एंड बी की पावर 2। नाउ आई गॉट दिस। द नेक्स्ट इज व्हाट, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन A is equal to this and B is equal to this. Now rate of formation of D in terms of rate of reaction, एक ही बात है ना, दोनों चीजें rate of reaction भी, so rate of formation of, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, this is what, this is equal to, यहीं पे लिख देती हूँ, rate of formation of D ही तो है ये भी, because rate of reaction and rate of formation of D is सेम। नाउ ये तो मेरे पास आ गया, ए की पावर एंड बी की पावर तो आ गई, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास के की वैल्यू नहीं है, सो के की वैल्यू, के की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए निकालने के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालने के लिए, वो मुझे लेनी है जो मुझे गिवन है 0.5 एंड 0.3। सो मेरे पास सब कुछ है, ये 0.5 है, बी की वैल्यू 0.3 है, द ओनली थिंग आई नीड इज के की वैल्यू। सो के की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, के की वैल्यू निकलेगी, ये सारे जो है वैल्यूज इनको लेके 0.1 एंड ऑल, तो हम सारा के निकाल लेंगे एंड फिर उसको एवरेज कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट वैल्यू से के, तो के निकालने के लिए के विल बी, यहाँ से पहले मैं लिख देती हूँ के की वैल्यू, ये जो मेरा रेट लॉ है इससे के क्या आया, के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए इंटू बी का स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू पुट कीजिए, k इज इक्वल टू रेट, फर्स्ट वैल्यू में रेट क्या है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 एंड बी की क्या है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4.5, और एक सेकेंड, इसके यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर, नो रेट कांस्टेंट है ना, तो पर सेकेंड, अब सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ओके आई एम नॉट लेफ्ट विद द पेज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट वन मोर पेज फॉर दिस, ओके वन सेकेंड, लेट मी गेट अ पेज, यस। चलिए अब हम सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, आई मीन सेकेंड टाइम के निकालने की कोशिश करते हैं, एंड सेकेंड वैल्यूज के लिए जो है के इज इक्वल टू, जो सेकेंड वैल्यू थी रेट की वो क्या थी 5.4 इंटू 10 इज -2, एंड इनकी थी 0.3 एंड 0.2, तो बस ये डालिए इसके अंदर 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 0.1, सॉरी नॉट 0.1, 0.3 इंटू
0.2 का स्क्वायर, ये भी आएगा आपका 4.5 पर सेकेंड। जब आप थर्ड वैल्यू इंसर्ट करेंगे तब भी आपकी के की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड है 2.16 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन ये है 0.3 इंटू 0.4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4.5 पर सेकेंड। एंड फोर्थ है के इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻², concentration of A है 0.4, concentration of B है 0.1, and this gives you 4.5 per second. So आपका जो एवरेज K है, एवरेज वैल्यू, तो 4.5 ही आ गई वैल्यू ऑफ K। दिस इज इक्वल टू 4.5 पर सेकेंड। नाउ आपको क्या निकालना है, therefore रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D will be equal to K into A into B का स्क्वायर। K की वैल्यू 4.5, A की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है 0.5 एंड B की लेनी है 0.3, 0.5 एंड B लेना है 0.3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0.2025, which you can write as 2.025 into 10⁻⁻1 moles, ये सेकेंड में था ना, तो मोल्स पर लीटर, ओके, पर लीटर पर सेकेंड। सो this was about the numerical on initial rate law method। अब मैंने आपको इसके साथ के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दिए हैं, एंड आई थिंक बाय दिस टाइम अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब अगला करते हैं। फॉर द रिएक्शन A gives you B plus C, the data given below were obtained, prove that reaction is of first order। अब सिंपल सी बात है, आपको टाइम और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है एंड वेरियस टाइम पे भी कॉन्सेंट्रेशन दी है। अगर आप के की वैल्यू निकाल लेते हैं और के की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो दैट मींस दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज मैंने बताया था कि rate constant does not depend upon the initial concentration, does not depend upon the concentration of the reactant when the reaction is of first order। तो हम वो निकाल लेते हैं दोनों वैल्यूज से। सो उसके लिए हमें मानना क्या पड़ेगा कि let us assume that it is a first order reaction, so it will obey what? It will obey integrated rate law equation for first order reaction, which is K is equal to 2.303 upon T log initial concentration over concentration after time T। ठीक है ना। सो वी विल कैलकुलेट के, अगर के कांस्टेंट आ जाता है तो ठीक है। सो फॉर टाइम 90 सेकेंड्स, इसके लिए के की वैल्यू क्या हो गई 2.303 अपॉन 90 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 50.8, 90 सेकेंड्स पे क्या है 19.7, तो ये वैल्यू आएगी 0.010527 ठीक है। सेकेंड निकालते हैं के की वैल्यू एट टाइम 180 सेकेंड। सो 2.303 अपॉन 180 लॉग इनिशियल 50.8, 180 पे 7.62, सो ये वैल्यू आएगी 0.0105414 पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं बिकॉज rate constant is almost same, like, right, because K is nearly same for both the cases, therefore it is a first order reaction। ठीक है, बिकॉज वो obey कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग रेट लॉ हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। The following data were obtained for the decomposition of phosphine। इनिशियल प्रेशर दिया है, हाफ लाइफ दिया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो वैसे तो यहाँ से सीधा दिख रहा है हमें
कि जो एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये देखो, ये है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट 84, 83.8, 84 है ना। तो ये इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट देन देयर इज अ फॉर्मूला ऑल्सो जिससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो दैट फॉर्मूला सेज, मान लो आपको हाफ लाइफ पीरियड जैसे गिवन है, सो एक हाफ लाइफ हम टी हाफ मान लेते हैं एंड दूसरी मान लेते हैं टी डैश हाफ। देन टी हाफ अपॉन टी डैश हाफ इज इक्वल टू जो कॉन्सेंट्रेशन आप पहले ले रहे हो जो भी है, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप, जैसे आप टी ये ले रहे हो टी डैश हाफ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ए डैश नॉट हो जाएगी एंड टी हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ए नॉट हो जाएगी, इसका होल का पावर n-1, where n is what? Order of the reaction. आप इसमें से भी ऑर्डर निकाल सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे सपोज आप, ये आपके लिए एक टी हाफ है 707, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको ए नॉट मान लेते हैं, दैट इज 80, सॉरी मैं गलत ले रही हूँ, उल्टा ले रही हूँ, टाइम है 84, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, नाउ दिस इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ है केस आपका प्रेशर का, तो मैं यहाँ पे प्रेशर ले लेती हूँ। सो प्रेशर इज 707 एंड टी डैश हाफ दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे, ओके यस, ये ले लेते हैं, ये है हमारा 83.8 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर हम मान लेते हैं पी डैश, ओके मान लेते हैं हम पी डैश नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 500। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज हो रहा है एंड आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए। आप चाहे तो आप नेक्स्ट दो वैल्यूज, मतलब इन दो वैल्यूज को भी लेके कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को, मैंने फर्स्ट टू ली है वहीं से ऑर्डर आ जाएगा, बट आप नेक्स्ट टू से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम पहले फर्स्ट टू से निकाल लेते हैं। सो टी हाफ 84, मतलब यहाँ पे आया 84 एंड टी डैश हाफ 83.8, दिस इज इक्वल टू प्रेशर corresponding 707 by 500, okay maybe I'm wrong somewhere, let me check this once. yes, मैंने उल्टा कर दिया है ना, मैंने टी हाफ 84 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, ये यहाँ आएगा 500 बाय 707 रेज टू पावर n-1। सो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली आपकी आ जाएगी 1.00 ऐसे आ जाएगी 2। दिस इज इक्वल टू 500 बाय 707, ये मैं कर लेती हूँ, डिवाइड करके देख लेती हूँ क्या आएगा। 500 डिवाइडेड बाय, ओके जस्ट अ सेकंड, 500 डिवाइडेड बाय 707, सो ये आएगा 0.7072 रेज टू पावर n-1। हमें लेना पड़ेगा लॉग यहाँ पे, सो लॉग 1.002 इज इक्वल टू n-1 लॉग 0.7072, इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0 बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट लॉग 1, तो दिस इज इक्वल टू n-1 लॉग 0.7072। हमें इसका लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ से इधर जाके ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1। तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप चाहें तो आप ये लास्ट टू वैल्यूज के साथ भी कंपेयर करके सेम कर सकते हैं और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो राइट, चलिए अगला करते हैं। नाउ फॉर द रिएक्शन H2O2 plus 2H ion plus 2 iodide gives you iodine plus water, the following data is obtained। अगेन 4 एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इसमें इन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन की टर्म्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, अगेन बिकॉज रेट is equal to rate of formation of iodine is same, formation of iodine
is same, that is di2 by dt. ये इन टर्म्स ऑफ आयोडीन ये क्या है, ये सेम है अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आयोडीन लिखती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे मैंने सेकंड न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया था वही है एग्जैक्टली फर्स्ट जैसा ही। तो इसमें भी मैं वही फॉलो करूंगी जैसे मैं पहले करती आई थी। इसमें अब 4 वो हैं और मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सो मैं मान लेती हूँ कि रेट इज इक्वल टू, यानी कि रेट लॉ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज इक्वल टू के into H2O2 की concentration raised to power alpha, मतलब order with respect to hydrogen peroxide is alpha, order with respect to iodine is beta and order with respect to hydrogen is gamma। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब जैसे मैंने पहले किया एग्जैक्टली वैसे करूंगी कि मैं रेट 1 यानी कि फर्स्ट के लिए जो है मेरी फर्स्ट वैल्यूज है उनके लिए जो है मैं लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1.75 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के इंटू H2O2 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 रेस्ट टू पावर अल्फा, आयोडीन की 0.01 रेस्ट टू पावर बीटा, हाइड्रोजन आयन की 0.10 रेस्ट टू पावर गामा। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो गई 5.25 इंटू 10 रेस्ट टू पावर इंटू 10⁻⁻6 is equal to k into 0.03 raised to power alpha, 0.01 raised to power beta and 0.10 raised to power gamma। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। मैंने ये सेकेंड वैल्यूज के जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन दी हैं। अब थर्ड ले लेते हैं 1.05 इंटू 10⁻⁻5 is equal to k into 0.03 raised to power alpha। इसको आई थिंक पीछे कर ले, शायद यहाँ पे आपको दिखे नहीं, आई डोंट नो, चलो मैं ट्राई करती हूँ दिखना। 0.02 रेज टू पावर बीटा एंड 0.10 रेज टू पावर गामा एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब मैं ये फोर्थ वैल्यूज ले रही हूँ और इनके अकॉर्डिंग अपनी फोर्थ इक्वेशन लिख रही हूँ। सो फोर्थ इज 1.05 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के इंटू, ये मैंने पीछे वाली वैल्यूज मेरे पास हैं वही कॉपी कर रही हूँ, तो आप वहां से देख के कॉपी कीजिएगा। 0.02 रेज टू पावर बीटा एंड 0.20 रेज टू पावर गामा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या निकालनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूंगी, तो ये और ये वैल्यूज कट जाएंगी, सिर्फ अल्फा की वैल्यू रह जाएगी मेरे पास। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड। दिस गिव्स मी 1.75 into 10⁻⁻6 okay upon 5.25 into 10⁻⁻6 is equal to 1/3 रेज टू पावर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 0.1 और 0.3 है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये कैंसिल आउट होके आ गया, ये है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे निकालनी है बीटा एंड गामा की वैल्यूज। देखिए अगर मैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड करती हूँ, यहाँ से गामा और अल्फा की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, गामा एंड अल्फा की सिर्फ बीटा की रह जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 0.03 रेस्ट पावर अल्फा, 0.03 रेस्ट पावर अल्फा, के सब कैंसिल हो जाएगा, 0.10 गामा, 0.10 गामा भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। सो यहाँ से ये आ जाएगा एंड इनके इधर क्या है 5.25। अच्छा ठीक है, तो ये है हमारा 5.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.05 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर बीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके ये है 5, तो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1/2 raised to power beta. This implies 0.5 is 1/2. This is equal to 1/2 raised to power beta और बीटा की वैल्यू आ गई 1। अब मैं कर रही हूँ थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड। थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करने से देखिए क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, वी विल बी लेफ्ट विद गामा की वैल्यूज एंड राइट साइड पे 1.05 इंटू 10⁻⁻5। चलिए मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पे
सो डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.05 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू ये आएगा, एक मिनट देख लेते हैं क्या आएगा, 0.1/0.2 यानी कि 1/2, तो 1/2 रेज टू पावर गामा, ये हो गया कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर ओके गामा गामा। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा इसके लिए, तो log 1 इज इक्वल टू गामा log 1.5, log 1 क्या होता है 0, सो 0 इज इक्वल टू गामा log 1.5, दिस इम्प्लाइज गामा की वैल्यू हो गई 0। तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा आया 1, बीटा आया 1 एंड गामा आया 0। देयरफॉर रेट लॉ क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू K इंटू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड थी पहली, उसकी पावर 1, सेकेंड कौन सा था हमारे पास आयोडीन, आयोडाइड, ठीक है, तो आयोडाइड की पावर 1 एंड हाइड्रोजन आयन की पावर 0, यानी कि हमारा ये हो गया रेट लॉ, ये तो हमारा रेट लॉ हो गया। अब हमें चाहिए रेट कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू रेट अपॉन हाइड्रोजन परऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन, तो चारों वैल्यू से निकाल लीजिए। K इज इक्वल टू फर्स्ट है 1.75 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.01 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.0175, और यूनिट्स क्या है, टाइम किसमें दिया हुआ है, ओके हमें वैल्यूज वो टाइम वही नहीं है हमारे पास, यूनिट्स ही नहीं है यहाँ पे, चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके तो ये आ गया। आप सिमिलरली क्या करेंगे, आप सेकंड वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही थर्ड निकालेंगे एंड फोर्थ निकालेंगे, सेम ही आएगी इस केस में, यही वैल्यू आएगी 0.0175, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, सेम आएगी, सेम आंसर यही है 0.0175 ही आंसर आपका। तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है ना, सॉरी इसकी जो वैल्यू है यूनिट्स जो है वो आई गेस गिवन होनी चाहिए, नहीं गिवन है तो मैं एज्यूम करके लिख लूंगी, चलिए जस्ट अ सेकेंड, नहीं एज्यूम कर सकती, मुझे पता नहीं है सेकंड में है क्या है, अगर मैं एज्यूम करके लिखती हूँ तो पर सेकंड लिख सकती हूँ, बट बिकॉज गिवन होनी चाहिए, जनरली यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ रिएक्शन आर एज फॉलोज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ दिया है, आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगेन मैंने जो बताया था, जैसे मैंने अभी आई थिंक सेकंड लास्ट इससे वाले जो न्यूमेरिकल कराया, थर्ड न्यूमेरिकल, उसमें मैंने जैसे किया था वैसे ही करेंगे, क्या टी हाफ अपॉन टी डैश हाफ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन डैश अपॉन जो, यानी कि इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे आएगी, जो इसकी आएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी बेसिकली, अपॉन रेज टू पावर n-1। तो मैं दोनों वैल्यू से निकाल के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। सो मान लेते हैं ये हो गया हमारा 425 और दूसरा हम टाइम ले लेते हैं 275, दिस इज इक्वल टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 425 के कॉरेस्पॉन्डिंग, might be taking things wrong, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ओके आई गेस नो करेक्ट है, सही कर रही हूँ, तो ये होगा 540 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 350 रेज टू पावर n-1, तो ये आ जाएगा 1.5 एंड ये आ जाएगा, ये भी आएगा 1.5 रेज टू पावर n-1, यहाँ से n-1 क्या आ गया, n-1 आ गया 1, n-1 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर आ गया। अब सेकेंड वैल्यूज से करते हैं, जो सेकेंड वैल्यूज है
मतलब जो फर्स्ट ये जो थी ना, ये तो मैंने फर्स्ट 2 वैल्यू दी थी, अब मैं इन दोनों वैल्यू से करती हूँ, ठीक है। सो इन दोनों से करते हैं, तो ये आ जाएगा 275 बाय 941 इज इक्वल टू, इसके 158 है और 941 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन, और 275 के कॉरेस्पॉन्डिंग 540 है, रेज़ टू पावर n-1, तो ये आ जाएगा 0.3 एंड ये भी आएगा 0.3 रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। The decomposition of ammonia on platinum surface is a zero order reaction, मतलब ये अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। What are the rate of production of nitrogen and hydrogen if K is given? So basically मैं बात करूँ तो इस केस में according to rate law, rate is equal to K, because अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि अमोनिया की जीरो पावर पे डिपेंड करती है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर मैं इक्वेशन लिखूं 2 अमोनिया इज इक्वल टू, ये सॉरी गिव्स यू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू dN2 बाय dt, ठीक है। एंड और क्या बोला इन्होंने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, सो rate of production of hydrogen will be dH2 by dt, right? Now what is rate of reaction in terms of all of these? Rate of reaction in terms of reactants as well as product, it will be equal to -1 by 2 d ammonia by dt is equal to dN by N2 by dt इज इक्वल, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 dH2 बाय dt, राइट। एंड ये सारा किसके बराबर है, ये सारा का सारा K के बराबर है, हमने अभी यहाँ से किया ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। तो मुझे क्या चाहिए, dN2 बाय dt की वैल्यू, देयरफॉर dN2 बाय dt इज इक्वल टू K, एंड K की वैल्यू क्या गिवन है, 2.5 इंटू 10 raised to power -4 मोल, सॉरी पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये तो आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन 1/3 ये जो है इसके बराबर है, ऑल्सो 1/3 dH2 by dt is equal to K is equal to what, 2.5 into 10 raised to power -4, this implies dH2 by dt is equal to 3 into 2.5 into 10 raised to power -4, that is 7.5 into 10 raised to power -4 per mole liter per second, ठीक है। Okay, let's move to the next numerical. In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained. Okay, हमें टाइम दिया है 0 सेकेंड पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, और हमें एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन दी है एट डिफरेंट टाइमिंग्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60, यानी कि इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। और क्या करना है हमें, और हमें बोला है और कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस, what are pseudo first order reactions, so this we have done in our previous videos, अब उस पे नहीं जाते, हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट जो है एवरेज, बस 1 सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 to 60 seconds. This will be what, this will be equal to what, this will be equal to माइनस की बात करूं अगर मैं, माइनस लगेगा बिकॉज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कम हो रही है ना कॉन्सेंट्रेशन,
of the reactant upon time interval. So this will be equal to minus कौन सा 30 to 60 ना, तो 60 पे कितनी है 0.17, 30 पे कितनी है 0.31 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log initial concentration upon concentration after time t. Now what is the initial concentration? ये हमें given है as 0.55 moles per liter, 0.55। अब अलग अलग टाइम पे आप निकाल लीजिए। एट टाइम t is equal to 30 सेकेंड, K will be equal to 2.303 upon 30 log 0.55 अपॉन 30 सेकेंड के पे वो क्या है 0.31 है कॉन्सेंट्रेशन, 0.31, ये वैल्यू आ जाएगी 1.91 इंटू 10⁻² पर सेकेंड एट टाइम। नेक्स्ट कितना था 60 सेकेंड, इस पे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग इनिशियल है 0.55, 60 सेकेंड पे वैल्यू है 0.17, तो 0.17 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻² पर सेकेंड एंड एट टाइम t जो लास्ट टाइम है 90 सेकेंड पे K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 90 लॉग इनिशियल इज अगेन 0.55 ही है हमारी और 90 पे क्या है 0.085, तो 0.085 and this will be equal to 2.07 into 10⁻² per second। अब हमें क्योंकि 3 के निकले तीनों सेम नहीं है तो एवरेज वैल्यू ऑफ K विल बी, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 1.98 into 10⁻² पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 7th। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ये है हमारे ब्लैंक्स, दीज आर आर ब्लैंक्स। द रिएक्शन बिटवीन A and B is a first order reaction with respect to A and zero order reaction with respect to B. Okay, fill in the blanks in the following table। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या बन जाएगा इज इक्वल टू K फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यानी कि सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब आपको ये बताना है कि ए की ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी जब बी की 0.2 है एंड आपका जो रेट है वो 4.0 इंटू 10⁻² है, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप के की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहां से आप ए की कॉन्सेंट्रेशन तभी निकाल पाएंगे जब आपको के की वैल्यू पता होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू डू, जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, के निकालेंगे। के कैसे निकालेंगे, के हमारा इन वैल्यू से आ जाएगा, ये जो फर्स्ट वैल्यूज है। सो रेट यानी कि 2.0 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू 0.1, ए की कॉन्सेंट्रेशन जब है 0.1, दिस इंप्लाइज के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 0.2, यहां से आप निकालेंगे तो आ जाएगी पर मिनट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ब्लैंक। तो जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो आएगी वेरी सिंपल। नाउ अगेन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए की निकालनी है, रेट क्या है 4 इंटू 10⁻², के की वैल्यू है तो सेम ही रहेगी 0.2, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू, यहां से आ जाएगा, डिवाइड करिए इसको, इस पे बन जाएगा 0.2 मोल्स, यस 0.2 मोल्स पर लीटर।
ये तो आ गया हमारा, यहाँ से फिल हो गया हमारा फर्स्ट ब्लैंक जो है 0.2 मोल। सेकंड, अब यहाँ से ये रेट, अब सिंपल है, सेकंड जो वैल्यू है रेट निकालनी है, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन। के हमने अभी 0.2 निकाला था, और जो ये है, जो हमें ये रेट निकालना है, ये वाला जो थर्ड के लिए, इसके लिए ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.4 इंटू 0.4। सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻², ओके, -2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, थर्ड ब्लैंक। थर्ड ब्लैंक क्या है, थर्ड है, थर्ड में तो सिंपल है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, रेट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², रेट कांस्टेंट 0.2, तो बस अब तो निकल जाएगा। सो अगेन रेट इज इक्वल टू, इसके लिए क्या है 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू ए। के की वैल्यू तो पता ही है, हमने निकाल ली थी 0.2। दिस इम्प्लाइज concentration of A is equal to 2 into 10⁻² अपॉन 0.2। तो यहाँ से A की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये हमने आपको ये ब्लैंक फिल कर दी। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, दे आर क्वाइट सिंपल बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल, अगर आपको ऐसे कहीं और मिले तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है न्यूमेरिकल, लेकिन द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन-14 इज 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. ऐसे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, they are quite simple। देखो ऐसे न्यूमेरिकल आई थिंक आप रेडियो एक्टिविटी पे चैप्टर अगर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें आप बहुत न्यूमेरिकल करते हैं इस तरह के। तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन है, ये हमें वही सेम हाफ लाइफ जो है ना वो सब लगाना है। इसमें हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर जो है हमारा रिएक्शन का जो है ना, जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो सब हमें फॉलो करने हैं इसमें। सो हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके हमें गिवन है। आपको पता है कार्बन-14 इज रेडियो एक्टिव, तो वो ऑब्वियसली डिके होता रहता है विद टाइम। सो वो अपने अमाउंट से हाफ होता है 5730 ईयर्स में। जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल आए, आपको इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ये याद रखना। एंड आर्कियोलॉजिक आर्टिफैक्ट जो है उसमें अब 80% रह गया ओरिजिनल का, मतलब पहले 100 था तो अब 80 रह गया, मतलब कार्बन-14 अब 80 रह गया। 100 था पहले, अब कितना रह गया 80। तो आपको क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये जो है, क्योंकि अगर ये 100 से 80 हुआ है, 100 मतलब कब होगा, जब वो फॉर्म हुआ होगा उस ट्री में। ठीक है, तो अगर अब वो 80 है, तो जो मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ वो एज ऑफ सैंपल, ऑब्वियसली वो उसकी ट्री की जो है उस जिसमें कार्बन-14 निकले, मैं उसकी एज निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज जब वो 100 से 80 हुआ, तो जिस टाइम में हुआ दैट टाइम्स गिव मी द एज ऑफ द सैंपल। अब वो टाइम के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज जो हम दिखाते हैं ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अभी जो टाइम के साथ है। यहां से हम टी निकाल लेते हैं, हमें टाइम निकालना होता है 2.303। ओके 2. कभी कभी इस पे पेन बहुत स्लिप करता है। सो लॉग, ये हम यहां से, जिससे मेरी हैंडराइटिंग बिकम्स वेरी बैड, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से ये टी निकालना है। मेरे पास ए नॉट है, ए टी है, टी निकालना, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, के चाहिए। के कहाँ से आएगा, हाफ लाइफ से। आई नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, एंड टी हाफ इज 5730 years, राइट। तो यहां से therefore k is equal to 0.693 अपॉन 5730।
मैं इसको ईयर्स में रहने दे रही हूँ, मैं एज ईयर्स में निकालूंगी तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा नंबर बन जाएगा, तो हम ईयर्स में ऑब्वियसली एज निकालेंगे, तो हम ये ईयर्स में रखेंगे। तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, इसको कर देते हैं पर ईयर। ठीक है, तो यहां से सीधा हम ये वैल्यू जो है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, क्या निकाला मैंने 0.693 अपॉन 5730 लॉग, इनिशियल मैंने बोला 180, क्योंकि 80% रह गया तो मतलब 100 से 80 हुआ है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा लेके कैलकुलेट करके, तो ये जो भी आएगा करके आएगा कैलकुलेट 1845.37 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगी आपकी ट्री की एज, सैंपल की एज। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल निकालते हैं जब भी हमें रेडियो एक्टिविटी पे आते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। एक और कुछ सिमिलर करा देती हूँ। ड्यूरिंग न्यूक्लियर explosion, one of the product strontium 90 with half life of 28.1 years, okay, if one microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, जितनी टफ स्टेटमेंट है ना उतना मुश्किल ये नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपको पता जब होता है तो जो रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, जो रेडियो एक्टिव डिके से जो रेज निकलती हैं, वो ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, वो जाती हैं एंड दे अफेक्ट दी हमारे जो सेल्स होते हैं उनको, एंड आपको पता है कि वो जनरेशन तक रह जाती हैं बॉडी के अंदर, मतलब अगर दे पास ऑन टू अनदर जनरेशन लाइक दिस। ये आपने सारा सुना होगा जब जापान पे जो है अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड उसकी वजह से जो है बहुत सालों तक जो है जनरेशन उससे अफेक्ट हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव डिके का कितना हार्मफुल इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। ठीक है, दैट इज अनदर एक अलग पूरा इस पे जो है हमारा डिस्कशन हम कर सकते हैं, वो अलग है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने बात की है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसका एक जो प्रोडक्ट है वो है स्ट्रोंशियम 90 विच इज अगेन रेडियो एक्टिव, जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 28.1 ईयर्स। अब वो किसी न्यूली बॉर्न की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जब वो बॉर्न हुआ तब 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हुआ उसकी बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम की जगह वो एब्जॉर्ब हो गया। तो 10 साल के बाद वो कितना रह जाएगा, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनिशियली जो था वो 1 माइक्रोग्राम था, तो आफ्टर 10 ईयर्स ये कितना रह गया, एंड आफ्टर 60 ईयर्स ये कितना रह गया। ठीक है, अगर मेटाबॉलिकली मतलब विद टाइम मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर वो लॉस नहीं हुआ, हम ये मेटाबॉलिकल जो भी एब्जॉर्ब जो है इसको छोड़ दें कि अगर वो मेटाबॉलिकली लॉस नहीं हुआ है, इट हैज इट, बट लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो धीरे धीरे जो है वो जो जैसे डिके होता है वो होता रहा, तो बताइए कि 10 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा एंड 60 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा। अगेन इट्स वेरी सिंपल, तो बेसिकली आपको यही यूज करना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन ए टी, जिसमें आपको पहले 80 निकालना है 10 ईयर्स के लिए एंड फिर निकालना है 60 ईयर्स के लिए। अगर उसके लिए आपको टाइम यहाँ पे एक बार 10 पुट करना है, सेकेंड टाइम 60 पुट करना है, लेकिन आपको क्या चाहिए उसके लिए k, और k कहाँ से आएगा, हाफ लाइफ से। सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k and t half is 28.1 years, right? तो यहां से therefore हमारा जो है k आ गया, वो आ गया 0.693 अपॉन 28.1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.46 इंटू 10⁻⁻2 पर ईयर। ठीक है, अब कितने पे, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स जब टाइम है तब के क्या होगा 2.303 अपॉन 10 लॉग ए नॉट कितना है 1 माइक्रोग्राम है ना, 1 अपॉन ए 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो मैं इसको ए 10 नहीं ए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आई है 2.46 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10
log 1/a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग वगैरह लेके, तो a अपॉन कैलकुलेशन विल कम आउट टू बी 0.7815 माइक्रोग्राम, क्योंकि मैंने उसको माइक्रोग्राम में दिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। एंड आफ्टर 60 years, सेम वे, आफ्टर 60 years क्या करना है हमें करना है अगेन वही, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग इनिशियल, तो हमारा वही 1 माइक्रोग्राम है। आफ्टर 60 निकालना, k की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2.46 इंटू 10⁻⁻², तो 2.303 अपॉन 60 log 1/a। on calculation concentration of a here will be 0.227 माइक्रोग्राम। तो ये आ गई 10 years के लिए, और ये आ गई आफ्टर 60 years, मतलब 10 साल बाद इतनी रह जाएगी। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये आ जाएगी आफ्टर 10 years एंड ये रह जाएगी आफ्टर 60 years. So this was all about the numerical related to initial rate law method, half life and integrated rate law equation. मैंने बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आप मेरी पूरी 10 की 10 वीडियोस से गो थ्रू होंगे, so I don't think so you will be left with any doubt. Now I will be taking up one more video on chemical kinetics based on Arrhenius equation. That's it. So we will be done with chemical kinetics. So stay tuned for my next video.